नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 25 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 25 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अगर बात करते हैं सर्वाधिक लवणीय झील की तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, वॉन लेक। वॉन लेक जो है वो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह झील विश्व के किस देश में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन में ही दिया है टर्की। तो ये देश जो है वो टर्की में स्थित है या तुर्की में, लेकिन तुर्की देश का अब नाम बदल कर नया नाम हो गया है। तो नया नाम जिसका जो हो गया है वो तुर्की हो गया है। इस बात को आपने याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और अगर मैं बात करता हूँ तुर्की देश की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एग्जामिनर अगर तुर्की देश की राजधानी पूछता है तो अंकारा इसकी राजधानी है। बहुत बार इसकी मुद्रा पूछ ली जाती है, करेंसी पूछ ली जाती है। तो टर्किश लीरा जो है वो यहाँ की भाषा जो वो करेंसी है, इस बात को आपने याद रखना है, मुद्रा का नाम है। और तुर्की देश की अगर बात करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो अगर तुर्की देश की बात करते हैं ये किस महाद्वीप में है, तो ये एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीप में आता है। एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब बात यहाँ पर वॉन लेक की हो रही थी कि कितने % लवणीय है। तो अगर मैं वॉन लेक की बात करता हूँ तो ये 330%, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने % लवणीय है, एक बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया गया था। तो यह 330% लवणीय है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर हम झीलों की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो है बेकाल झील। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। बेकाल झील की अगर बात करें, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। और बेकाल झील कहाँ पर स्थित है, किस देश में है, तो ये रूस के साइबेरिया में, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूस के साइबेरिया में है। इसीलिए बेकाल झील को साइबेरिया का मोती, ये भी आपको याद रखना है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया का मोती किस झील को कहा जाता है, तो वो बेकाल झील को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है, इसीलिए इसको साइबेरिया का मोती भी कहा जाता है। भाई गहरी है तो गहराई भी पता होनी चाहिए। तो 1642 मीटर के आसपास ये गहरी है, तो बहुत गहरी झील है, इस बात को आपने याद रखना। और अगर मैं बेकाल झील की बात करता हूँ, देखो बेकाल झील एक बड़ा नाम है और क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बेकाल झील को रूस में गैलापागोस झील भी कहते हैं। तो याद रखना, रूस में गैलापागोस झील के नाम से कौन सी झील को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बेकाल झील को। हमने बहुत सारी झीलें यहाँ पर देख ली है। अब हम देख लेते हैं दुनिया की सबसे बड़ी झील। तो अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी झील की बात करता हूँ तो वो है कैस्पियन सागर झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है और कैस्पियन सागर झील की सीमा 5 देशों के साथ टच होती है। अब ये 5 देश कौन कौन से हैं वैसे याद नहीं कर पाएंगे, एक ट्रिक आपको याद रखना, और उस ट्रिक का नाम है तारीख। देखो ट्रिक मैं लाता रहता हूँ और ट्रिक से बहुत सारी चीज़ें याद होती है। कैस्पियन सागर झील दुनिया की सबसे बड़ी झील है और याद रखना इसकी सीमा 5 देशों के साथ टच होती है। ये 5 देश कौन कौन से हैं, इसके लिए ट्रिक हमने बनाई है और उस ट्रिक का नाम है तारीख। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। एक बार फिर से बता रहा हूँ, टी से तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान के अलावा आर से रशिया, रूस, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। तो इन 5 देशों के साथ कैस्पियन सागर झील, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है, इसकी सीमा टच होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मतलब कि विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो है सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक की अगर बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, जो ये सुपीरियर लेक है वो कनाडा और अमेरिका 2 देशों के बीच स्थित है। और 2 देशों के बीच देखिए सुपीरियर झील तो है ही है। आपने सुना होगा ग्रेटर लेक्स, क्या सुना होगा आपने, ग्रेटर लेक्स के बारे में स्टूडेंट सुना होगा। अगर ग्रेटर लेक्स की बात करते हैं तो ग्रेटर लेक्स भी 5 है और ग्रेटर लेक्स को 5 याद करने के लिए, अगर आपको ग्रेटर लेक्स को याद करना है तो एक ट्रिक आपको याद रखनी होगी, उस ट्रिक का नाम है होम्स। देखिए सुपीरियर लेक जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अभी मैंने आपको बताया फ्रेश वाटर लेक है, ये सुपीरियर लेक भी ग्रेटर लेक्स में ही आती है। तो ग्रेटर लेक्स की संख्या 5 है और ये पांचों झीलें जो है वो कनाडा और अमेरिका के बाउंड्री पे है। एच से जो है वो कौन सी हमारी ह्यूरॉन झील है, ओ से ओंटारियो झील है, एम से मिशिगन, ह्यूरॉन झील, ओंटारियो, मिशिगन झील, इरी, ई से इरी और एस से सुपीरियर। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ग्रेटर लेक्स की संख्या 5 है, ह्यूरॉन झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील, इरी झील और आपका कौन सा एस से सुपीरियर झील। तो ये पांचों की पांचों झीलें आपको याद रखनी है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूएई। देखिए, अगर मैं संयुक्त अरब अमीरात की बात करता हूँ, यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो है दिरहम। दिरहम जो है यहाँ की मुद्रा, ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएई की कैपिटल कहाँ पर है। तो यहाँ की जो कैपिटल है संयुक्त अरब अमीरात की वो है अबू धाबी। जी हाँ, अबू धाबी में जो है यहाँ की कैपिटल है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अबू धाबी के बारे में ये तो जानते हैं कि इसकी मुद्रा का नाम दिरहम है और यहाँ की राजधानी का नाम अबू धाबी है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यहाँ के जो राष्ट्रपति है इनका नाम है मोहम्मद, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। तो याद रखना भैया, इनका नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से लिख रहा हूँ, मोहम्मद बिन जायद। याद रखना क्या नाम बोला? मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। तो याद रखना ये नाम मोहम्मद बिन जायद अल नहायान जो है वो राष्ट्रपति है संयुक्त अरब अमीरात के, यूएई के। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो है वो ईरान की मुद्रा है, टका बांग्लादेश की है और दिनार जो है वो एक कुवैत देश की। और भी बहुत सारे देश हैं लेकिन कुवैत की मेनली जो है वो दिनार है। इनके अलावा ऑप्शन में जो नाम नहीं है और वो देश ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो उन देशों के भी मैं एक बार नाम बता लेता हूँ। थाईलैंड। भाई अगर थाईलैंड की बात करते हैं, थाईलैंड की जो कैपिटल का नाम है वो बेहत। और आपके घाना की है चेदी। और जापान की है येन। जापान की बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान की बहुत बार पूछी जाती है। जापान की जो है वो कौन सी भैया? येन है। इस बात को आपने याद रखना है। जापान के अलावा आपने मोजाम्बिक सुना होगा, मोजाम्बिक की है मैटिकल जो है वो यहाँ मोजाम्बिक देश की मुद्रा का नाम है। उसी प्रकार घाना चेदी। और अगर आपको मोजाम्बिक की राजधानी भी एक बार परीक्षा में पूछी गई थी, जैसे कि मेरे को याद आ रहा है, तो कमीशन के पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन मतलब बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। तो मेपुतो जो है वो कैपिटल है किसकी? मोजाम्बिक देश की। और मोजाम्बिक देश की मुद्रा का नाम भी मौ से ही है, मैटिकल है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जिम्बाब्वे की बात करता हूँ, जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो हरारे है और जिम्बाब्वे की मुद्रा का नाम भी एक बार पूछा गया था। तो जिम्बाब्वे में भैया क्या चलता है? यूएसए डॉलर चलता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? देखिए, अगर आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की बात करें तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में संजय मल्होत्रा जी को आरबीआई के नए, देखिए क्या नाम है भैया इनका? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को क्या बनाया है? तो संजय मल्होत्रा को आरबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। और कौन से नंबर के, कौन से गवर्नर बने हैं? तो 26वें। याद रखना है, आरबीआई के जो 26वें गवर्नर जो नए बने हैं इनका नाम संजय मल्होत्रा है। देखिए, अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। और अगर आरबीआई के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935। याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949। याद रखना है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में होता है। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई की जो स्थापना है वो हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिशों पे होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई की जो स्थापना होती है वो किस कमीशन? तो हिल्टन यंग कमीशन। याद रखना है भैया, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर जो है वो आरबीआई की स्थापना होती है। और आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे इनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। ये भी बड़ा नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जा सकता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर। तो भैया राइटिंग यहाँ पर नहीं बनती, बिना पेन के हाथ से यहाँ पे लिखना होता है और लिखना बहुत टफ होता है। यहाँ पे हाथ से ये पेन मार्कर ढंग से नहीं चलता। तो सर ऑसबोर्न आपने सुन लेना है थोड़ा। सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो भैया जिनका हाल ही में अभी देहांत हो चुका है, हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी। तो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर रहे थे। कौन से गवर्नर रहे थे भैया? आरबीआई के 15वें गवर्नर। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि मनमोहन सिंह जी आरबीआई के कौन से गवर्नर थे? तो वो 15वें गवर्नर थे। और अगर बात करते हैं सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक की, भारत का जो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है वो कौन सा है? बहुत बार ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक जो बैंक का नाम है वो क्या है? तो भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक का नाम है एसबीआई। अब एसबीआई की स्थापना कब होती है? पहला क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन ही होता है। तो एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है। और एसबीआई बैंक का जो पुराना नाम था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका पुराना नाम आपको याद रखना है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसका पुराना नाम है? तो इंपीरियल
बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है। देखो जहाँ पर आरबीआई का मुख्यालय है वहीं पर भैया एसबीआई का भी मुंबई महाराष्ट्र के मुंबई शहर में ही इसका भी मुख्यालय है। अब आप सभी लोगों को पता है कि एसबीआई की स्थापना 1955 में होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और अच्छे तरीके से पूछ लेता है। वो पूछता है कि आप ये जानते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कि आईबीआर ये कब बना था? आईबीआई, तो आईबीआई जो बना था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बना था वो बना था 27 जनवरी 1921। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अखिल भारतीय, अगर मैं बात करता हूँ बैंक की बात करता हूँ, तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इस बैंक की स्थापना 27 जनवरी 1921 को होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो भारत में ऐसे 3 राज्य हैं, तो ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में ऐसे 3 राज्य हैं जहां पर भैया पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए वो 3 राज्य कौन कौन से, आपको तो उन 3 राज्यों के बारे में भी जानना होगा। तो वो 3 राज्य जो है वो उत्तर पूर्व के मैं कहूँगा तो नागालैंड है, नागालैंड के साथ जो है वो मेघालय है, और मेघालय के साथ आपका मिजोरम है। तो 3 राज्य भारत के ऐसे हैं। मिजोरम 3 राज्य भारत के हैं, कौन कौन से एक बार फिर से सुन ले, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायती राज जो सिस्टम है वो नहीं है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। पंचायती राज व्यवस्था को कल भी बता चुका हूं मैं किसी क्लास में। 1959 में सबसे पहले जो है 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज को जो है वो क्या किया गया था। एक गाँव था राजस्थान का बगदरी गाँव, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतना डीपली नहीं कोई बताएगा। बगदरी गाँव का नाम था भाई बगदरी गांव, जिला नागौर, नागौर जिला बगदरी गांव। तो याद रखना है कि नागौर जिला बगदरी गांव में जो है वो क्या था भैया, वो क्या था, पंचायती राज को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के जी के द्वारा जो है वो राजस्थान में, क्वेश्चन सीधा राज्य भी आता है, तो नागौर जिला राजस्थान में सबसे पहले इसको लागू किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना। देखिए जो पंचायती राज होता है, कल भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। इसके 3 स्तर होते हैं। ग्रामीण स्तर पे, ग्राम स्तर पे होता है इसका ग्राम पंचायत, और भैया पंचायत समिति जो होता है इसका ब्लॉक लेवल पे होता है, और इसका जो जिला लेवल पे होता है वो होता है जिला परिषद, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है भाई। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो हर वर्ष, जिसको हम नेशनल पंचायती राज डे बोलते हैं, वो हर वर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भैया 24 अप्रैल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है वो, तो जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लागू होने के बाद ये डे जो है वो बोली गई थी, इसके बारे में बात। और इस अधिनियम की अगर मैं बात करता हूँ तो इस अधिनियम जो ये लागू हुआ था पंचायती राज वाला, तो ये 24 अप्रैल 1993 भाई 1993 में सबसे पहले इस अधिनियम को लागू किया गया। उसके बाद 24 अप्रैल से जो है वो क्या हुआ था भाई, 2010 के बाद जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा पहली बार पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना। तो पहली बार पंचायती राज दिवस कब मनाया भाई? 2010 में मनाया। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। हर वर्ष मनाया जाता है, इस बात को भी आपने याद रखना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, मतलब कि पश्चिम से पूरब घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है, इसीलिए पृथ्वी पे सूर्य उदय भी पूरब दिशा में होता है। देखिए टोटल सौर मंडल की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए सौर मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो भैया 8 है, टोटल 8 ग्रह। लेकिन भैया जो शुक्र, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, 2 ऐसे ग्रह हैं जो कैसे घूमते हैं। शुक्र और अरुण ग्रह ऐसे ग्रह है जो कि कैसे घूमते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरब से पश्चिम घूमते हैं, और यहाँ पर सूर्य उदय जो होता है वो पश्चिम में होता है। तो याद रखना वीनस और आपका अरुण। तो भैया शुक्र और अरुण 2 ग्रह ऐसे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूरब से पश्चिम घूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है कि ईस्ट टू वेस्ट जो घूमते हैं वो कौन से घूमते हैं, तो शुक्र और अरुण घूमते हैं। इस बात को स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। अगर यहाँ से बात की जाए पृथ्वी की, कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, लेकिन कितना समय लगाती है, तो वो पृथ्वी का 1 दिन माना जाता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे घूमने के लिए 23 घंटे 56 मिनट और 46 सेकंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 घंटे 56 मिनट और 46 सेकंड, और हम जो कहते हैं वो एक दिन कहते हैं 24 हावर का होता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर देखा जाए वो 23 घंटे 56 मिनट और 40 सेकंड का होता है, या 4 सेकंड या 40 सेकंड आप इसको बोल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है।
देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पे जब घूमती है पश्चिम से पूरब और 23 घंटे 56 मिनट घूमने में लगाती है, किस स्पीड से घूमती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो याद रखना 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमको पता नहीं चलता है, लेकिन आपको ये स्पीड याद रखनी है। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये घूमती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सौर मंडल में यहाँ पर टोटल 8 ग्रह की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा सूर्य है और सूर्य के बाद भैया अगले 8 ग्रह है। आपको पता होना चाहिए कि जो 8 ग्रह है इनमें भी बांटे गए हैं ग्रह, और बीच में भैया एस्ट्रॉयड है। बीच में क्या है? एस्ट्रॉयड है। तो याद रखना सबसे पहले जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वो बुध ग्रह जिसको मरकरी कहते हैं। सबसे दूर जो है वो वरुण ग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वी का जो नंबर आता है वो तीसरा नंबर आता है डिस्टेंस पे, और आकार पे जो पृथ्वी का नंबर आता है वो पाँचवा आता है। 4 ग्रह आंतरिक होते हैं और 4 ग्रह बाह्य होते हैं, मतलब कि 4 प्लैनेट इनर होता है और 4 प्लैनेट ही आउटर होते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। पृथ्वी अपने धुरी पर अपने एक्सिस पे कितनी झुकी है? तो 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और अगर सोलर सिस्टम की बात करें, देखो सोलर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, तो जब अगला क्वेश्चन कभी सोलर सिस्टम के बारे में आएगा तो उस समय बता दूंगा। पृथ्वी को यहाँ पर इतना आपको जानना होगा, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी एक बार होती है, बहुत दूर होती है। यहाँ पर एक बार जो है ये हमारा यहाँ पर बीच में क्या है? पृथ्वी है, यहाँ भी सूर्य है, यहाँ भी सूर्य है। एक बार मैंने दूर दिखा दिया और एक बार नज़दीक दिखा दिया सूर्य को। तो नज़दीक जो होती है वो 3 जनवरी। याद रखना भैया आज के दिन, आज का जो दिन है, आज के दिन जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। ये वीडियो 3 जनवरी को बन रही है, इस बात को आपने याद रखना। और जो आपका याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका सबसे दूर होती है वो 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को भी हम वीडियो बनाएंगे और 3 जनवरी को भी वीडियो बना रहे हैं। तो आज के दिन जो है वो पृथ्वी और सूर्य सबसे नज़दीक है, इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी और सूर्य सबसे नज़दीक कब होते हैं? तो भैया 3 जनवरी को होता है, ये भी याद रखना। और 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर तानसेन की बात करें तो रामतनु पांडे इनका असली नाम जो है, अगर तानसेन की तो इनको उपाधि मिली थी, इनका जो असली नाम था वो था भैया रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इनका असली नाम था और इनके गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास इनके गुरु का नाम था, इस बात को आपने याद रखना है। इनकी एक रचना है मियाँ मल्हार। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मियाँ मल्हार के रचयिता कौन है? तो तानसेन। तानसेन के द्वारा ये रचना की गई थी मियाँ मल्हार। तानसेन की अगर बात करें तो तानसेन, मैंने बहुत बार बताया कि अकबर के जो नवरत्न है, अकबर के नवरत्न में ये आते हैं, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और तानसेन की जो उपाधि है वो इनको ग्वालियर के राजा, याद रखना ग्वालियर के एक राजा होते थे विक्रमजीत, तो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के द्वारा तानसेन को तानसेन की उपाधि दी जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। और अकबर के द्वारा भी इनको एक उपाधि दी जाती है। और अकबर के नवरत्न में आते हैं और इनको उपाधि देते हैं कंठाभरण वाणी विलास। तो याद रखना कंठाभरण वाणी विलास, याद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो तानसेन को किसके द्वारा दी गई? तो भैया मुगल सम्राट, सबसे शक्तिशाली सम्राट जो अकबर अनपढ़ थे, उनके द्वारा कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है वो किसको दी गई थी? भैया तानसेन को दी गई थी। और तानसेन की उपाधि इनको ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के द्वारा, ग्वालियर में ही इनका मकबरा था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, बहुत काम आने वाले हैं। जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं था? देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्शल टीटो भी थे और कर्नल नासिर भी थे। लेकिन रोनाल्ड रीगन की अगर बात करते हैं, ऑप्शन बी मुझे नज़र आ रहा है कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो रोनाल्ड रीगन थे वो सदस्य ही नहीं थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता ही नहीं थे। संस्थापक नेता सिर्फ मात्र 3 थे। और अगर मैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करता हूँ तो ये यूगोस्लाविया एक देश है, यूगोस्लाविया, वहाँ के जो आपके टीटो साहब है, मार्शल टीटो साहब है, इनके नेतृत्व में जोसेफ ब्रॉस टीटो इनका नाम है, जोसेफ ब्रॉस टीटो के नेतृत्व में, मार्शल टीटो के नेतृत्व में जो है वो क्या होता है, यूगोस्लाविया में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और कर्नल नासिर, 3 लोग। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इनको गमाल अब्दुल नासिर के नाम से भी मैं इनको नाम दूंगा। कर्नल नासिर को गमाल अब्दुल नासिर के नेतृत्व में जो है वो क्या होता है, 3 संस्थापक लोग थे, टीटो,
नासिर और नेहरू, इन तीनों ने जो है वो गुटनिरपेक्ष देशों की शुरुआत की थी। इस बात को आपने याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडोनेशिया में है। इस बात को आपने इंडोनेशिया में इनका हेडक्वार्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1861 में हुआ था। कहाँ पे? बहुत बार ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में रिपीट होता है, कमीशन में भी देखने को मिल सकता है, बेलग्रेड में। बेलग्रेड में इनका पहला सम्मेलन 1861 के दौरान हुआ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो 25 सदस्यों के साथ होती है। 25 सदस्यों के साथ शुरुआत होती है, लेकिन वर्तमान में इसमें 120 सदस्य देश है और 17 पर्यवेक्षक देश है। तो याद रखना, पर्यवेक्षक देश 17 है और टोटल सदस्य वर्तमान में 120 है। ये पिछला डाटा है, अभी जब नया डाटा आ जाएगा तो वो भी इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। इस बात को भी आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मेगना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 में, जिसमें कि मौलिक अधिकार दिए गए और इसी भाग को संविधान का मेगना कार्टा कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया, ये जो है वो 12 से 35 आता है, इस बात को याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को भारतीय संविधान का मेगना कार्टा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया वो भी यूएसए से ली गई है। न्याय पुनर्वलोकन की प्रक्रिया ये भी यूएसए से ही ली गई है। और प्रस्तावना, देखिए देश की प्रस्तावना ये भी यूएसए से ली गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पे जरूर आप एक कमेंट करें, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव का कमेंट हमें जो है वो एनर्जी देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय मां मंगयाणी, जय मां ठारी, जय शिरगुल महाराज।